हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में बच्चों हम केमिकल इक्विलिब्रियम को वन शॉट कंप्लीट करेंगे नीट एज वेल एज जेई के लिए। तो इसके अंदर हर एक टॉपिक जो हमारा इम्पॉर्टेंट है उसको मैं कवर करने वाली हूँ और हम बहुत ही शॉर्टकट वे में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे आज के इस लेक्चर में। और आई होप आप लोगों को वीडियो बच्चों काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अपलोडेड है। इससे पहले मैंने ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एक आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है एक बार आप जाके रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पे भी सारे टॉपिक मैंने एक एक करके रिवाइज करवाया है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में उस पॉइंट को या उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिस जगह पे मतलब जिस पॉइंट पे या जिस टाइम पे फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होता है एंड बैकवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो आपके इक्वल हो जाते हैं। जैसे सपोज हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर बच्चों किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट आपका बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिस स्पीड के साथ आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा अगर उसी स्पीड के साथ आपका बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है। अब इसको मैं ग्राफिकली यहाँ पे बच्चों आप लोगों को मैं समझा देती हूँ, क्योंकि कई बार ग्राफिकल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने तीन यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है रेट वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे तीन तरह के ग्राफ्स दिए गए हैं। अगर फर्स्ट वाले ग्राफ को अगर आप बच्चों देखोगे तो ये जो मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है, उस पॉइंट के बाद देखिए इस पर्टिकुलर टाइम के बाद जो हमारा रेट है, ये हमारा जो ऊपर वाला रेट है बच्चों, दिस इज़ आवर फॉरवर्ड रेट। क्यों, क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन आप करवाते जाते हो बच्चों, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कंज्यूम होके प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बच्चों प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम होते चले जाएंगे टाइम के साथ साथ, और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बढ़ते चले जाएंगे। तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम होता चला जाएगा तो कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के चांस भी कम हो जाएंगे। और रिएक्शन का स्पीड कब ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा। अगर कोलिजन्स आपके कम हो जाएंगे तो आपकी स्पीड भी क्या होगी, रिएक्शन की कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर कम होगा रिएक्टेंट का, तो टाइम के साथ साथ उसका रेट कम होता चला जाता है। एंड प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका बढ़ता जाता है टाइम के साथ साथ, तो कोलिजन का जो चांस होगा वो भी तो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब टाइम के साथ साथ जो आपका प्रोडक्ट है उसका रेट बढ़ता जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट का रेट धीरे धीरे कम होता चला जाता है, प्रोडक्ट का रेट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और कुछ देर आने के बाद, कुछ मोमेंट आने के बाद जिस स्पीड के साथ आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसी स्पीड के साथ आपका बैकवर्ड रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, और उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कह देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, ये जो हमारा टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे जो फॉरवर्ड रेट है बच्चों एज वेल एज जो बैकवर्ड रेट है वो भले ही कांस्टेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम के बाद आपका जो फॉरवर्ड रेट है एंड बैकवर्ड रेट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये पैरेलल हो चुका है एक्स एक्सिस के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट ही क्या था, इक्वल हो जाएगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नाउ कम टू द सेकेंड ग्राफ बच्चों। अब गौर से देखो, जहाँ पे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है उस करस्पॉन्डिंग टाइम को मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकती हूँ। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इस टाइम पे आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है, क्योंकि फॉरवर्ड रेट जो है और बैकवर्ड रेट जो है बच्चों ये कांस्टेंट भी हो चुका है, और साथ साथ में इनकी वैल्यू भी आपस में इक्वल हो चुकी है। रही बात बच्चों यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 में देखिए मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किया है बच्चों बिकॉज देखो, बहुत लोगों के दिमाग में ये आएगा कि ये जो हमारा पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, इस पॉइंट पे फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट आपका इक्वल हो चुका था, राइट। दोनों यही सेम वैल्यू ले रहे थे,
लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान दें तो इस टाइम के बाद धीरे धीरे फिर से इनके जो रेट की वैल्यू है, इनका जो फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट है, दोनों की वैल्यू आपका इक्वल नहीं है। मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट आपका इक्वल हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से इक्वल नहीं रहा। तो ऐसे केस को भी हम इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम तभी हम कहेंगे अगर एक पॉइंट के बाद फॉरवर्ड रेट एंड बैकवर्ड रेट आपका हमेशा के लिए बराबर हो जाता है। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए, और साथ साथ में उनकी वैल्यू कांस्टेंट हो जानी चाहिए, मतलब उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। नाउ तो ये वही लिखा है बच्चों कि ग्राफ 2 के अंदर ही बस इक्विलिब्रियम स्टेज आपका अचीव हो रहा है। नाउ अगर बच्चों यहाँ पे रेट वर्सेस टाइम के जगह पे मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट कर देती, अगर सेम ग्राफ लेटर से आपको क्वेश्चन में रेट के जगह पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ दे दिया होता, तो हमें पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, जो रिएक्टेंट होता है बच्चों उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता जाता है, एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो जो ऊपर वाला ग्राफ होगा बच्चों ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को फिर रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे वाला ग्राफ आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, फिर से यहाँ कम हो रही है, यहाँ बढ़ती जा रही है, कम हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो जो भी हमारे ऊपर वाले ग्राफ है बच्चों, ये आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहे हैं और ये आपके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से ये आपका रिएक्टेंट का और ये आपका प्रोडक्ट का। अब ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम जब आता है बच्चों, ये पॉइंट बहुत ही केयरफुली आप लोगों को ध्यान से सुनना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ। अगर आपको कभी भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ दिया जाता है, तो देखिए मैंने अभी क्या कहा, इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे फॉरवर्ड रेट एंड बैकवर्ड की रेट जो होती है बराबर हो जाती है एंड कांस्टेंट हो जाती है। रही बात कंसंट्रेशन की बच्चों, तो वंस अगर आपका किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। मतलब जो हमारा कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, वो हमेशा कांस्टेंट हो जाता है आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम पॉइंट। दैट डजंट मीन कि रिएक्शन आपका रुक चुका है, रिएक्शन होता रहता है, लेकिन जिस स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसी स्पीड के साथ आपका बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में डील करते हैं तो कंसंट्रेशन में बच्चों क्या होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं इस लाइन का मतलब समझा देती हूँ आपको। जैसे मान के चलिए ए और बी आपका इक्विलिब्रियम पे है, टी इक्वल टू 0 टाइम पे लेटेस्ट से हमने 10 मोलार के साथ शुरू किया और ये हमारा 0 मोलार था। सपोज मैंने देखा कि टी इक्वल टू 2 मिनट पे ये आपका 9 मोलार था और ये 1 मोलार आपका बन चुका है, और फिर मैंने बच्चों देखा कि 20 मिनट के बाद यहाँ पे 8 मोलार है और ये 2 मोलार है, और लेटेस्ट से मैं 25 मिनट पे भी जाके ऑब्जर्व की और मुझे मिला 8 मोलार और यहाँ पे 2 मोलार। तो आप देखिए 20 मिनट के बाद जो आपका कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वो आपका बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि t इक्वल टू 20 मिनट ही हमारा क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और अगर t इक्वल टू 20 मिनट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट वैल्यू ले चुके हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आने के बाद इक्वल हो जाए, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उनकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, कांस्टेंट हो जानी चाहिए। यही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि if the same graph was plotted for concentration versus time, then all represent equilibrium. Why? Because बच्चों देखो इस परपेंडिकुलर के टाइम के करस्पॉन्डिंग, अगर मैं इस टाइम की बात कर रही हूँ
तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, इवन दो दे आर नॉट इक्वल, लेकिन ये कांस्टेंट हो चुके हैं। इक्वल होना हमारा कंडीशन नहीं है, इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट कांस्टेंट होना हमारा सबसे मेन कंडीशन होता है। ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ दिया जाएगा बच्चों, ये सारे जो हमारे ग्राफ है ना कंसंट्रेशन वाले, वो सारे क्या हो जाने चाहिए, कांस्टेंट हो जाने चाहिए। अब यहाँ भी देखिए बच्चों, ये एक ऐसा केस है जहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इक्वल हो चुके हैं। यहाँ अनइक्वल था पहले केस में, यहाँ पे इक्वल हो चुका है और साथ साथ में कांस्टेंट भी हो चुका है इस टाइम के बाद। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वापस में कांस्टेंट हो चुका है। भले ही ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, बट स्टिल दे हैव अटेन अ कांस्टेंट वैल्यू। तो हम इसी टाइम को बच्चों क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही ग्राफ आपका इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है बच्चों इस चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको गुलबर्ग एंड वॉग ने दिया था। इनका स्टेटमेंट बस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभार स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप लोगों को ये स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। इनका कहना क्या था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब होता है बच्चों कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब मोलैरिटी आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ईच आर रेज्ड टू पावर विच इज इक्वल टू द रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे अगर बच्चों मैं इसी केमिकल रिएक्शन की बात करूं, तो मैं रेट जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन में कैसे लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट के हैं विच इज़ ए एंड बी, उनके प्रोडक्ट हमें लेना है, एंड ईच कंसंट्रेशन टर्म्स विल बी रेज्ड with some power and which powers are actually equal to their respective stoichiometric coefficient. So A का stoichiometric coefficient A है और B का stoichiometric coefficient B है बच्चों। तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन होगा according to which law, law of mass action, कि जो भी रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लीजिए और उस सारे कंसंट्रेशन टर्म्स का पावर किसके बराबर होगा, इनके कोफिशिएंट के बराबर होगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, तो फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, ठीक है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ईच आर रेज टू द पावर विच आर इक्वल टू द रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे C का कंसंट्रेशन इंटू D का कंसंट्रेशन, दोनों के पावर किस किस के बराबर होंगे, स्मॉल c एंड स्मॉल d के बराबर। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन एंड ईच आर रेज टू द पावर विच इज इक्वल टू स्मॉल a एंड स्मॉल b। नाउ इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आप लोगों को, कि ऑल द कंसंट्रेशंस आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशंस की वैल्यू आप पुट करोगे बच्चों, ये वही वैल्यू होगा जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो इस क्वेश्चन में देखिए किस टाइम पे आपका इक्विलिब्रियम आ चुका था, 20 मिनट पे। तो 20 मिनट पे जो आपका B का कंसंट्रेशन है और A का कंसंट्रेशन है, उसी को यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पुट करना है आपको। आप इस कंसंट्रेशन को T इक्वल टू 2 मिनट वाले को नहीं पुट कर सकते हो, या फिर 20 मिनट से पहले वाला जो भी टाइम होगा उसके कंसंट्रेशन को आप नहीं पुट कर सकते हो। वही कंसंट्रेशन पुट करना है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा। दूसरी बात, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर एज्यूम्ड टू बी 1 इफ दे आर प्रेजेंट अलोंग विद गैसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। अगर मान के चलिए इस केमिकल रिएक्शन में सपोज मैंने D को सॉलिड मान लिया बच्चों, अगर कोई सॉलिड या कोई लिक्विड अगर किसी गैस के साथ किसी केमिकल रिएक्शन में अपीयर करता है, जैसे ये सॉलिड हमारा क्या है बच्चों, गैसेस के साथ अपीयर कर रहा है, तो हम ऐसे केसेस में जो सॉलिड वाला कंपोनेंट होगा या कोई प्योर लिक्विड वाला कंपोनेंट होगा, उसके एक्टिव मास को यूनिटी मान लेते हैं। मतलब अब मैं D का कंसंट्रेशन कितना लिख दूंगी बच्चों, D का कंसंट्रेशन 1 ले लूँगी, मतलब इसको हम सिंपली यहाँ से हटा देंगे, इसके जगह पे 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह से लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे B के भी
बी को मैंने सॉलिड मान लिया, तो अगर बी सॉलिड होगा बच्चों तो बी के कंसंट्रेशन के जगह पे भी मैं कितना लिखूंगी, 1 लिखूंगी। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस के साथ साथ सॉलिड या लिक्विड आता है तो हम प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के एक्टिव मास को 1 मान लेते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों 3 तरह से लिखे जाते हैं। एक होता है केसी जिसको कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, दूसरा है केपी विच इज प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड तीसरा है केएक्स जिसको हम मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ध्यान क्या क्या रखना है इनके बीच में, रिलेशन ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के इस टॉपिक पे आ चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर से इस टॉपिक पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिए ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन क्या है, के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी हमारा क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल ओनली टेकन फॉर गैसियस स्पीशीज। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूँ बच्चों, जैसे अगर मान के चलो डी को मैंने सॉलिड मान लिया और बी को मैंने सॉलिड मान लिया, तो डेल्टा एन जी में अब सॉलिड वाले कंपोनेंट के मोल को नहीं देखना है, सिर्फ गैस वाले मोल को ही देखना है। तो प्रोडक्ट साइड में कितने मोल है गैस के, सी मोल, और रिएक्टेंट के साइड में कितने मोल है, ए मोल। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी हमारा कितना होगा, सी माइनस ए हो जाएगा। अब ध्यान रखिए डेल्टा एन जी हमारा एन पी माइनस एन आर है, ओनली टेकन फॉर गैसेस। नाउ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको बच्चों, केपी और केसी के बीच का रिलेशन आप तभी डिफाइन कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर उस रिएक्शन में एटलीस्ट एक गैस होना चाहिए। अगर मान के चलिए इस केमिकल रिएक्शन में कोई भी गैस नहीं होता, सभी लिक्विड होते या सभी सॉलिड होते या सॉलिड प्लस लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता, वैसे रिएक्शन के लिए केसी और केपी का रिलेशन हम डिफाइन नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केसी एंड केपी का रिलेशन तभी डिफाइन किया जाता है अगर रिएक्शन के अंदर क्या प्रेजेंट हो, गैसेस आपके प्रेजेंट हो। सॉरी। अब यहाँ पे जो केपी और केसी के बीच का बच्चों रिलेशन है उसको मैं 3 केसेस में डिवाइड की हूँ। केस नंबर 1, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको सपोज कोई रिएक्शन दिया है और आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि केसी और केपी के बीच का रिलेशन बताइए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा रिलेशन है, केसी इक्वल टू केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी है। लेटेस्ट से मैंने ये रिएक्शन आपको दे दिया। अब इस रिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट साइड कितने गैस के मोल है, यहाँ 1 यहाँ 1, 2 मोल, और रिएक्टेंट का साइड है 2, तो डेल्टा एन जी आपका 0 हो गया। अगर डेल्टा एन जी 0 हुआ तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। अब आर टी पावर 0 तो 1 होगा, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 विल बी 1। तो हमारा केपी और केसी के बीच का रिलेशन क्या होगा बच्चों, केपी विल बी इक्वल टू केसी। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 आता है, जैसे इस केमिकल रिएक्शन को गौर से देखिए, प्रोडक्ट साइड में कितने गैस के मोल हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो 4 मोल हो गया प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट के साइड में कितने मोल है, 2 मोल, तो 4 माइनस 2 विल बी 2। मतलब यहाँ पे हमारा डेल्टा एन जी क्या है, 2 है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर बच्चों यहाँ पे डेल्टा एन जी को मैं 2 डाल दूँ, ठीक है, अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूँ, अगर डेल्टा एन जी को मैं 2 डाल दूँ यहाँ पे, तो आर हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, आर इज नथिंग बट 8.314 अगर हम सपोज जूल में लेते हैं, या फिर अगर लीटर एटीएम में लोगे तो आपको 0.0821 डालना पड़ेगा। अगर आप कैलोरी में लोगे तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। बट मोस्ट कॉमनली जब केपी और केसी के बीच का रिलेशन आप डिफाइन करोगे ना, हमेशा ध्यान रखना आप आर के जगह पे 0.0821 ही पुट करना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बताई हूँ, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स आ गया तो यहाँ पे बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर की वैल्यू हम क्या डालें। सो रिमेंबर दिस, आर की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हमेशा 0.0821 ही डालना है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बच्चों, टेम्परेचर कोई भी दिया हो, लेट अस से आपको 298 केल्विन दे रखा है, 298 Kelvin into this number will always give you a positive quantity, and any positive quantity if it is raised to some positive number then the overall quantity will be again positive, right। तो Kp क्या है बच्चों, यहाँ पे Kp हमेशा Kc से बड़ा आएगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 आता है तो उसके अंदर Kp की वैल्यू Kc से हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन अगर रिवर्स केस की बात करें, अगर डेल्टा एन जी आपका लेस देन 0 होगा बच्चों, जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर डेल्टा एन जी आपका लेस देन 0 है
तो Kc की वैल्यू क्या होती है, Kp से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा 3 तरह के क्वेश्चंस है जो आप लोगों के इस टॉपिक पे पूछ लिए जाते हैं। दूसरा है बच्चों रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx। तो Kp एंड Kx के बीच में रिलेशन है जो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, Kp इक्वल टू Kx इंटू पी टोटल रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी। और तीसरा है Kc एंड Kx। अगर ये रिलेशन आपको याद नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि अगर बच्चों ये दोनों रिलेशन आप याद रख लेते हो तो आप इसको आराम से डेराइव कर सकते हो। कैसे, देखिए, ये हमें Kp इक्वल टू Kc इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी, और यहाँ पे Kp इक्वल टू Kx इंटू पी टोटल रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी है। दोनों Kp हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल कर देंगे। आपस में इक्वल करते ही क्या मिलेगा, Kc इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी, और यहाँ पे राइट साइड में मिलेगा Kx इंटू पी टोटल टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी। अब यहाँ पे क्या करो बच्चों, ये आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी को यहाँ ला के डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो दोनों के पावर कितने हैं, डेल्टा एन जी पावर है, तो इसको मैं कॉमन लिख के पी टोटल बाई आर टी, यहाँ पे देखिए आर टी टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी है ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, पी टोटल डिवाइडेड बाई आर टी रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी। ठीक है, तो इस तरह से के पी विल बी इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल बाई आर टी रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इससे आपके काफ़ी बार क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तो एक एक लाइन आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या क्या है, इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स बोले गए हैं बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग, कि इक्विलिब्रियम आने के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपके इक्वल हो जाते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम बच्चों डायनामिक होता है, मतलब अगर रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन आपका रुक चुका है। रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, रिएक्शन कंटिन्यूअसली आपका प्रोसीड होता रहता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बस इतना ही है कि वंस अगर इक्विलिब्रियम आपका आ जाता है तो फॉरवर्ड रेट एंड बैकवर्ड रेट आपके बराबर हो जाते हैं, इसीलिए आपको फील आता है कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली में चेंज होता है जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्पीड के साथ आपका फॉरवर्ड रिएक्शन में रेट जा रहा है उसी स्पीड के साथ आपका बैकवर्ड रिएक्शन में भी रिएक्शन जाता है। तीसरी बात ध्यान रखिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा जी हमारा 0 हो जाता है। चौथी बात, इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। किसी भी कैटलिस्ट को अगर रख दोगे तो ये इक्विलिब्रियम को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर आप किसी रिएक्शन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाते हो तो इक्विलिब्रियम का जो टाइम होता है वो जल्दी आ जाता है। जैसे मान के चलिए कोई रिएक्शन आपका 2 दिन बाद इक्विलिब्रियम ला सकता था, लेकिन जैसे कैटलिस्ट को आप डालोगे 2 दिन से पहले ही आपका रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम को जल्दी लेके आ जाता है। नेक्स्ट थिंग, इक्विलिब्रियम स्टेज कैन बी अचीव्ड ओनली इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवर्सिबल रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जो दोनों डायरेक्शन में चलता है, फॉरवर्ड में भी एंड बैकवर्ड में भी। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट हमने ऊपर सबसे पहले क्या कहा, जिस स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड के साथ बैकवर्ड रिएक्शन अगर होना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन कौन से रिएक्शन में होती है, रिवर्सिबल के अंदर। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होती है, तो हम वैसे ही रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। अगर इररिवर्सिबल रिएक्शन दिया जाए बच्चों जो सिंगल डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जहाँ पे रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट बना सकता है बट प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट नहीं बना सकता है, वैसे केसेस में हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ऑल द मेजरेबल पैरामीटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी मेजरेबल पैरामीटर्स हैं, मतलब जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे मोल हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कलर हो गया, पीएच हो गया, ये सारी वैल्यूज़ जो होती हैं बच्चों इक्विलिब्रियम के आने के बाद कांस्टेंट हो जाती हैं। मतलब वंस अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम को आ चुका है, अचीव कर चुका है, तो उस पॉइंट के बाद आपको इनमें से किसी भी फैक्टर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ये सारी वैल्यू क्या होंगी बच्चों इक्विलिब्रियम के आने के बाद कांस्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड कंटेनर इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व गैसेस। अगर कोई गैसेस वाले रिएक्शन है, मतलब सपोज कोई किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस आपके इन्वॉल्व हैं, उन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम बच्चों तभी आ सकती है
अगर उनको हम क्लोज्ड कंटेनर में करवाएंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल एक देती हूँ आप लोगों को ताकि आप याद रख सको इस लाइन को। अगर बच्चों मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करती हूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 मिलता है। सपोज ये रिएक्शन मैंने ओपन कंटेनर में करवाया होता तो ओपन कंटेनर में जैसे जैसे आप ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा वैसे वैसे CO2 बनता जाता, और जैसे जैसे CO2 बनता जाता बच्चों, अगर ये कंटेनर ओपन होता तो सारा CO2 एस्केप कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में है। और जैसे ये एस्केप करेगा बच्चों, अब बैकवर्ड रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि CaO CO2 के साथ कंबाइन करेगा तभी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना पाएगा, और जब CO2 रहेगा ही नहीं तो बैकवर्ड रिएक्शन का कोई चांस नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, अगर गैसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में ही करवाना होता है। एंड लास्ट है बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेज कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड ऑफ अ रिएक्शन। मतलब मैं यहाँ पे किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करना चाहती हूँ, इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहती हूँ, या तो मैं रिएक्टेंट को लेकर रिएक्शन करवाऊंगी और फिर इक्विलिब्रियम को अचीव कर पाऊंगी, या फिर मैं प्रोडक्ट के साथ, मतलब स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट ले लो और उस प्रोडक्ट को यूज करके आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर लो। मतलब इक्विलिब्रियम को अचीव हम किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं, हम रिएक्टेंट के साइड से भी कर सकते हैं और हम प्रोडक्ट के साइड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बच्चों, ये सारे पॉइंट्स जो अभी मैंने बताए हैं वो सारे पॉइंट हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल K है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टेकन। सपोज आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो बच्चों, आप 10 मोल के साथ आप रिएक्शन करवाओ, या फिर आप 1000 मोल के साथ करवाओ, या फिर आप 2000 मोल के साथ करवाओ, या 5000 मोल के साथ करवाओ, रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। कौन से कंसंट्रेशन पे? इनिशियल, मतलब आपने कितने मोल के साथ, कितना कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन को स्टार्ट किया है, उससे रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। तो रिमेंबर दिस पॉइंट बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन। आप किसी भी कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, अगर एक रिएक्शन आपका सेम है, जैसे मान के चलिए मैं अमोनिया का डिकम्पोजिशन N2+3H2 में करवाना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे सपोज 1000 मोल के साथ रिएक्शन को करूँ, या फिर मैं 5000 मोल के साथ रिएक्शन को स्टार्ट करूँ, ठीक है, या फिर मैं 1000 मोलार के साथ करूँ या 5000 मोलार के साथ करूँ। अगर रिएक्शन आपका बच्चों सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना यहाँ होगा इस कंडीशन में उतना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस कंडीशन में भी होगा। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कितना इनिशियली आपने कंसंट्रेशन ले रखा है रिएक्टेंट का, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो एक्चुअली में कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डिपेंड करती है बच्चों K डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फैक्टर अदर देन, इन 3 फैक्टर के अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। कौन कौन से फैक्टर है जहां डिपेंड करेगी? पहला है रिएक्शन का नेचर। हर एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों अलग अलग होता है। जैसे सपोज एक जगह पे मैं अमोनिया का डिकम्पोजिशन करवा रही हूँ और एक जगह पे मैं PCl5 का डिकम्पोजिशन करवा रही हूँ, दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों अलग अलग होगा क्योंकि दोनों अलग अलग रिएक्शन है, मतलब नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हर एक डिफरेंट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफरेंट होता है। दूसरी बात टेम्परेचर पे, सपोज बच्चों मैंने यही रिएक्शन लेटे से 500 डिग्री सेल्सियस पे करवाया और सेम रिएक्शन मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस पे करवा दिया, तो इसी सेम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दोनों ही टेम्परेचर पे आपको डिफरेंट मिलेगा। 500 पे कुछ और होगा और 1000 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और तीसरा है बच्चों एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन। सपोज मैंने ये रिएक्शन लिखा, इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। लेटेस्ट से मैंने ये रिएक्शन लिखा बच्चों, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेटेस्ट से मैंने आपको दिया 50। अब मैंने क्या किया बच्चों कि इस रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, लेटेस्ट से मैंने इसको रिवर्स कर दिया,
जैसे मैं इसको रिवर्स करूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ये ऊपर वाले रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब हम रिएक्शन को किस तरह से लिख रहे हैं उसके ऊपर भी क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइंड होती है। अगर मैं सपोज इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती तो आपका जो इक्वेशन होता उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाता, 50 का स्क्वायर हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि आप रिएक्शन को किस तरह से लिखते हो उसके ऊपर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइंड होती है। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 3 बच्चों यहाँ पे क्या है, equilibrium constant is the ratio of active mass of product to active mass of reactant at equilibrium stage only। ये बात मैं ऊपर ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि equilibrium constant के एक्सप्रेशन के अंदर बच्चों जितने भी कंसंट्रेशंस की वैल्यू है वो सारे कंसंट्रेशंस किस कंडीशन वाले होने चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट वाले होने चाहिए। मतलब वंस अगर रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर लेता है तो उस कंडीशन पे जितने जितने कंसंट्रेशंस आपके डिफरेंट रिएक्टेंट या जो आपके प्रोडक्ट होंगे उनका होगा, उन्हीं को इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में लिखना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों लेट अस से ये जो 4, 5, 6 है, 3 पॉइंट्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इन 3 पॉइंट्स को जरूर आप लोग याद रखिए। वैसे तो ये सारे पॉइंट्स जो बच्चों मैंने इंक्लूड किया है इस रिविजन के टाइम पे, तो ये सब चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। बट ये 3 पॉइंट आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर के ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि अगर सपोज यहाँ पे A इज़ एन इक्विलिब्रियम विथ B है, लेट अस से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने K1 ले लिया। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो रिवर्स करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओरिजिनल इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा था कि अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 50 है तो इसको रिवर्स कर दोगे तो रिवर्स करने के बाद इस नए इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/50 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर A इज़ एन इक्विलिब्रियम विथ B, अगर सपोज इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, अगर मैं इस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट अस से n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो n से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बच्चों, ये ओरिजिनल इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू द पावर विच इज़ इक्वल टू द नंबर विथ विच वी हैव मल्टीप्लाइड द इक्वेशन। जिस नंबर से मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर को मुझे क्या करना है, इसका पावर बना देना है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो n यहाँ पे 2 होगा, अगर हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी तो n यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, मतलब √K1 हो जाएगा। अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे n आपका 3/2 हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 6 है बच्चों कि अगर सपोज A इज इन इक्विलिब्रियम विथ B का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 एंड B इज़ एन इक्विलिब्रियम विथ C का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 और मुझे निकालना है A इज़ एन इक्विलिब्रियम विथ C। तो जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, हमें 2 इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं, तीसरे का निकालना है। आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों कि अगर A इज़ एन इक्विलिब्रियम विथ B आपका K1 है, B इज़ एन इक्विलिब्रियम विथ C आपका K2 है, और अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं तो ऐड करने से मुझे A इज़ एन इक्विलिब्रियम विथ C मिलेगा, ठीक है। तो जब हम कोई इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर इक्वेशंस को ऐड करके बनाते हैं तो इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बच्चों, ये ऊपर वाले इक्वेशंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब किसी भी इक्वेशन को अगर आप किसी पर्टिकुलर इक्वेशंस को आपस में ऐड करके बनाते हो तो जिन इक्वेशंस को आपने आपस में ऐड किया था ना, उन्हीं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट ही हमारा क्या होता है, नया इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। एंड लास्ट पॉइंट है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। मतलब अगर मैं आपको K सपोज किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K मैंने आपको दे दिया, लेट अस से K मैंने आपको दे दिया 10⁻23,
ठीक है। तो ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि रिएक्शन कितना एक्सटेंट तक हुआ है, रिएक्शन के अंदर कितना एक्सटेंट तक आपका प्रोडक्ट बना होगा। आप यहाँ पे क्वालिटेटिवली डिटरमाइन कर सकते हो कि रिएक्शन के अंदर कितना प्रोडक्ट बन चुका है, या रिएक्टेंट आपका डोमिनेट कर रहा है या प्रोडक्ट आपका डोमिनेट कर रहा है। इन सब चीज़ों को हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे यूनिट ऑफ केसी एंड केपी है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये पॉइंट इसलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि कभी कभार क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन के अंदर आपको रिएक्शन नहीं दी जाती है। जैसे मान के चलिए आपको मुझे क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, आपको ना लेट अस से केसी की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखी है, आपको केपी निकालना है। अब बच्चों देखो, आपको यहाँ पे मान के चलो केसी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और केपी मुझे निकालना है, और मुझे यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया है, आर तो आपको बता दिया मैंने कि क्या यूज़ करना है। अब डेल्टा एन जी मैं कैसे निकालूंगी? डेल्टा एन जी मैं तब तक नहीं निकाल सकती जब तक मुझे रिएक्शन ना दिया जाए, है ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है बच्चों कि आपको इक्वेशंस नहीं दी जाएंगी, आपको केसी की यूनिट से ही पता चल जाएगा कि उस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना है, ठीक है। मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू हम केसी के यूनिट या केपी के यूनिट से ही पता लगा सकते हैं अगर हमें कोई रिएक्शन नहीं दिया जाता है। तो इसलिए इन यूनिट्स को ध्यान में रखना है। यूनिट बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। केसी का वैल्यू क्या होता है बच्चों? केसी का यूनिट क्या होता है? कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी। ये वाला एक्सप्रेशन आपको तब लगाना है बच्चों अगर रिएक्शन में मिनिमम एक गैस होगा तो। अगर एक भी गैस नहीं है, ना रिएक्टेंट साइड ना प्रोडक्ट साइड, तब आप ये वाला नहीं लगाओगे। तब आप सिंपली क्या लिखोगे बच्चों? डेल्टा एन जी के जगह पे डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है? प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। तो आपको नीचे वाला एक्सप्रेशन तब लगाना है जब गैसेस नहीं होंगे, और ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपको तब लगाना है बच्चों जब मिनिमम एक गैस भी होगा तो। और अगर ऊपर वाला एक्सप्रेशन लगा रहे हो बच्चों, सपोज आपको ऐसा रिएक्शन दे दिया जिसमें गैस के साथ साथ सॉलिड और लिक्विड भी है, तो आप सॉलिड और लिक्विड के मोल को नहीं यूज़ करोगे। जैसा कि ऊपर में मैंने बताया आप लोगों को, डेल्टा एन जी में प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस तो किया जाता है, बट किसके मोल को माइनस किया जाता है? गैस के मोल को। दूसरी बात, केपी का यूनिट क्या होता है बच्चों? तो यूनिट ऑफ प्रेशर। लेट अस से प्रेशर की यूनिट आपको एटीएम में दे दी, तो आप यूनिट ऑफ प्रेशर के जगह पे एटीएम लिख दो और उसके बाद डेल्टा एन जी लिख दो। अगर सपोज आपका प्रेशर का यूनिट बार है तो बार रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी। बट ध्यान रखना बच्चों, केपी हम हमेशा उसी रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं जिसमें मिनिमम एक गैस होता है। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है बच्चों जिसमें एक भी गैस नहीं है, या तो सॉलिड है या तो लिक्विड है या तो सभी लिक्विड है, वैसे केसेस में बच्चों हम केपी डिफाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ केसी को ही डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट चीज़, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन है हमारे बच्चों इस चैप्टर के अंदर, होमोजीनियस फेज रिएक्शन एंड हेट्रोजीनियस फेज रिएक्शन। होमोजीनियस फेज रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट होता है वो सेम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ गैस है, यहाँ भी गैस है, या फिर यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड है। तो जब रिएक्टेंट के साइड में एंड प्रोडक्ट के साइड में फिजिकल स्टेट आपका सेम होता है बच्चों, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन हमारा होमोजीनियस फेज रिएक्शन है। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो फिजिकल स्टेट होंगे वो डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए रिएक्टेंट आपका सॉलिड में है, बट प्रोडक्ट साइड में सॉलिड के साथ साथ गैस भी आ चुका है, तो फिजिकल स्टेट आपका डिफरेंट हो चुका है। यहाँ देखिए रिएक्टेंट के साइड में सॉलिड है बट प्रोडक्ट के साइड में गैस है, तो जब फिजिकल स्टेट में डिफरेंस आता है तो हम कहते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन है बच्चों। अब यहाँ पे आपको बहुत बार क्वेश्चंस बच्चों कैसा आता है, आपको केसी एंड केपी के एक्सप्रेशन को लिखने के ऊपर आता है, या कई बार क्या होता है बच्चों हमें ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं जहाँ पे हमें केसी और केपी का एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है, जो आप लोग इस मेथड को अप्लाई करके विद इन अ मिनट आप आराम से किसी भी केसी और केपी के एक्सप्रेशन को लिख पाओगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और प्लस आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम में भी आएगा।
देखिए सपोज हमें एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों, ठीक है। अब इस रिएक्शन में लेटर से मैंने हाइड्रोजन का 5 मोल ले लिया और हाइड्रोजन के 10 मोल्स ले लिए, और प्रोडक्ट का मैंने स्टार्टिंग में 0 मोल ले रखा है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी, रिएक्टेंट आपके कंज्यूम होंगे, प्रोडक्ट आपके बनते जाएंगे। लेटर से मैंने कहा कि x मोल जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना दिया। आपको करना बस इतना है बच्चों, देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या करना है, जो भी मोल्स है पहले उनको लिख लो, और उसके बाद मैंने क्या कहा, x मोल को कंज्यूम करा दो। अब यहाँ देखो सभी में से क्या करो, रिएक्टेंट के साइड में से माइनस कर दो। किसको माइनस करना है, x को। तो 5 में से x आपका कंज्यूम हुआ और यहाँ पे 10 में से x कंज्यूम हुआ। अब यहाँ देखो बच्चों क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल I2 के साथ कंबाइन करके 2 मोल ऑफ HI बना रहा है। तो x मोल कंज्यूम होगा तो HI के कितने मोल बनेंगे, 2x मोल बनेगा। बस इतना ही करना है आपको। Kc का एक्सप्रेशन अब कैसे लिखोगे, देखिए 2x जो है, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट हमारा मोल कितना है बच्चों, अब मैंने कंसंट्रेशन नहीं लिखा है, ठीक है। कंसंट्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ता, मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता, बट ये सब कुछ भी नहीं करना है आपको। कौन से केस में मैं आपको बताऊंगी अभी। तो देखिए यहाँ पे Kc मैंने क्या लिखा बच्चों, Kc विल बी नथिंग बट 2x और इसका कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कितना है इक्विलिब्रियम पे मोल, 5 माइनस एक्स पावर 1 इंटू 10 माइनस एक्स पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा Kc हो गया। अगर बच्चों यहाँ पे कोई ऐसा रिएक्शन दिया जाता है जहाँ पे डेल्टा Ng आपका 0 हो, ठीक है, डेल्टा Ng 0 हो, मतलब प्रोडक्ट में जितने गैस के मोल है उतने ही रिएक्टेंट के साइड में गैस के मोल हो, तो हमें यहाँ पे बच्चों 2 स्टेप में ही काम को ख़त्म करना है। हमें फर्दर यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड करके इसको मोल को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टली हम 2 स्टेप में ही काम चला सकते हैं। पहला स्टेप तो आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा कि कितने कितने मोल है, और बस हमें एक ही स्टेप लिखना है और उसी स्टेप की मदद से Kc का एक्सप्रेशन लिख देना है। दूसरी बात, सिंस इस रिएक्शन में बच्चों डेल्टा Ng 0 है, तो डेल्टा Ng 0 होगा तो Kc हमेशा किसके बराबर होगा, Kp, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि Kp की वैल्यू किसके बराबर होती है, Kc के बराबर, जब डेल्टा Ng आपका 0 होता है। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन दिया जाए जहाँ पे डेल्टा Ng आपका 0 है, आप अगर Kc लिख पा रहे हो तो वही एक्सप्रेशन आपका Kp का भी होगा। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने। ऐसा भी क्वेश्चन बच्चों आपको दिया जा सकता है जहाँ पे स्टार्टिंग में प्रोडक्ट के भी कुछ मोल होंगे, तो करना बस कुछ भी नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसमें क्या करो, देखो प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में 4 मोल थे तो 2x में 4 ऐड कर दो, बस इतना ही करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर कुछ मोल होगा तो जैसे जैसे रिएक्टेंट के मोल खर्च होके कंज्यूम होके प्रोडक्ट बनाएगा, वो सारे मोल प्रोडक्ट के क्या होंगे, इनिशियल मोल में जाके ऐड होते चले जाएंगे। तो 4 मोल पहले से लिया था मैंने t=0 टाइम पे, और 2x मोल इसका HI का बना था इनके कंजप्शन होने की वजह से, उस 2x को 4 के साथ ऐड कर दो, सेम एक्सप्रेशन होगा। बट अब मैं यहाँ पे 2x के जगह पे सिंपली क्या लिख दूंगी बच्चों, 4 + 2x लिख दूंगी और उसका स्क्वायर कर दूंगी, और सेम एक्सप्रेशन बच्चों किसका होगा, Kp का। अब आते हैं ऐसे केस में जहाँ पे डेल्टा Ng आपका 0 नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या ट्रिक लगेगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सिंगल लाइन के अंदर हम सारे Kc एंड Kp के एक्सप्रेशन को लिखेंगे। ये हमारा रिएक्शन है बच्चों, लेट अस से N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 मोल ऑफ अमोनिया। मैंने क्या कहा कि लेट अस से t=0 टाइम पे नाइट्रोजन का A मोल है, हाइड्रोजन के B मोल है, अमोनिया के 0 मोल है। अब ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के हमेशा 0 मोल ही दिया जाए, प्रोडक्ट का कोई भी स्टार्टिंग मोल दिया जा सकता है। करना बस उतना ही कि ये जितना भी वैल्यू यहाँ पे x के टर्म्स में आएगा ना, उसमें ये क्वांटिटी आपका जो भी दिया है उसको ऐड कर देना, और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। रिएक्शन 2 ही स्टेप में लिखना है बच्चों। एक तो स्टार्टिंग में जो जो मोल दिया है उसको लिख लीजिए, और इक्विलिब्रियम पे अब देखो क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन का 1 मोल कंबाइन कर रहा है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तब जाके अमोनिया के 2 मोल बना रहा है। तो नाइट्रोजन का अगर x मोल कंज्यूम होगा तो हाइड्रोजन का कितना मोल कंज्यूम होगा बच्चों, 3x मोल, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो x मोल ऑफ नाइट्रोजन विल कंबाइन विथ 3x मोल, तो इसलिए अगर नाइट्रोजन का x मोल कंज्यूम होगा तो हाइड्रोजन के 3x मोल कंज्यूम होंगे, एंड अमोनिया का कितना मोल जनरेट होगा, 2x मोल। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ देखो करना क्या है बच्चों, सबसे पहले हम Kc लिखेंगे। तो Kc में क्या करना है, जैसे ऊपर बताया था ना मैंने, प्रोडक्ट के मोल पावर जितना उसका कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के मोल A - x
पावर 1 इंटू बी माइनस 3x, पावर विल बी 3। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर सपोज आपका डेल्टा एन जी 0 है बच्चों, तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा केसी का, उसमें वॉल्यूम का टर्म अपीयर नहीं करेगा। बट अगर डेल्टा एन जी आपका नॉन ज़ीरो है तो वहाँ पे केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम का टर्म अपीयर करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे बच्चों बहुत ही शॉर्टकट मेथड आप लोगों के लिए लाया है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिसकी मदद से आप पता लगा पाओगे कि वॉल्यूम कहाँ पे डालना है और वॉल्यूम का पावर कितना डालना है। तो ध्यान दीजिए, करना बस इतना है बच्चों, जैसे आपने 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का होल क्यूब लिखा, आप यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना पावर है उसको देख लो। तो न्यूमरेटर में पावर है 2 और डिनोमिनेटर में टोटल पावर कितना है बच्चों, 1 and 3 मतलब 4। अब न्यूमरेटर में जितना पावर है और डिनोमिनेटर में जितना पावर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस कितना है बच्चों, 2। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो डिफरेंस इज 2। ठीक है, तो जितना डिफरेंस होगा ना, वॉल्यूम का पावर उतना ही लगाना है आप लोगों को। अब बात आती है कि वॉल्यूम को लिखे कहाँ पे, वॉल्यूम को ऊपर लिखें या वॉल्यूम को नीचे लिखें। तो ध्यान रखना, वॉल्यूम को वहाँ पे लिखा जाता है जहाँ पे पावर आपका कम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम को मैंने कहाँ लिख दिया बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख दिया। तो दो बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को। पहला बात कि जो भी x आपने लिखा ना, x के टर्म्स में आपने मोल को लिखा है, पहले तो आप उसको एग्जैक्टली इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो और उसके बाद टोटल पावर आप देख लो न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का, और दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख लो बेटा। जितना डिफरेंस होगा बच्चों वही उतना ही आपका क्या होगा, वॉल्यूम का पावर होगा। बट वॉल्यूम कहाँ लिखना है आपको, उस जगह पे लिखना है जहाँ पे पावर आपके कम होते हैं। नाउ अब केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखे बच्चों, तो केपी में करना बस इतना कि अगर आपको केसी का एक्सप्रेशन पता चल गया, कोई भी रिएक्शन है, अगर सपोज आपको डायरेक्टली केपी पूछ लिया है, आपको केसी ना पूछा जाए, तो आप सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप उस रिएक्शन का केसी लिख लीजिए, क्योंकि अगर केसी लिख लेंगे तो केपी निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो जैसे ही आप बच्चों यहाँ पे केसी लिख लिए ना, अब दो चीज़ें ध्यान में रखिए। एक तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ। एंड दूसरा बात, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। राइट, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर ये दो चीज़ें आपको ध्यान में आ गई तो आप केपी का एक्सप्रेशन आराम से लिख पाओगे। देखो क्या करना है हमें, वॉल्यूम कहाँ पे है बच्चों, न्यूमरेटर में। ठीक है, वॉल्यूम न्यूमरेटर में है, तो वॉल्यूम विल बी रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ मोल। कौन सा नंबर ऑफ मोल, इक्विलिब्रियम पे जो टोटल मोल होगा। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट के भी मोल बचे हैं और प्रोडक्ट के भी मोल बने हैं, सभी के मोल को आपस में ऐड कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया बच्चों, किस किस को ऐड किया, a माइनस एक्स, बी माइनस 3x एंड 2x, सभी को आपस में ऐड करके मुझे a प्लस बी माइनस 2x मिल गया। तो ये हमारा टोटल मोल है। ठीक है, अब टोटल मोल को मैंने कहाँ पे लिख दिया बच्चों, वॉल्यूम के जगह पे, क्योंकि मोल और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम के जगह पे मैंने टोटल मोल लिख दिया, a प्लस बी माइनस 2x। वॉल्यूम का जितना पावर होगा, नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का भी पावर उतना ही होगा। दूसरी बात, अब प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो अगर वॉल्यूम हमारा न्यूमरेटर में है तो प्रेशर का टर्म कहाँ आना चाहिए, डिनोमिनेटर में। अगर वॉल्यूम डिनोमिनेटर में होता तो प्रेशर कहाँ लिखते हैं हम, न्यूमरेटर में। वॉल्यूम का जितना पावर होगा प्रेशर का भी पावर उतना ही लिखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ट्रिक क्या है, वॉल्यूम के जगह पे पहले टोटल मोल लिख दो, जितना पावर वॉल्यूम का उतना ही पावर मोल का। बट अगर वॉल्यूम न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आपको प्रेशर लिखना है पी टोटल, और अगर पी टोटल आप वॉल्यूम अगर डिनोमिनेटर में होता तो पी टोटल आपको न्यूमरेटर में लिखना होता। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और पावर हमेशा उसी के बराबर होगा जितना वॉल्यूम का पावर होगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी और ये 0 दिया है, स्टार्टिंग में कुछ भी मोल दिया जा सकता है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखो ए का 1 मोल कंज्यूम होगा तो बी के 2 मोल कंज्यूम होंगे और उसकी वजह से 7 मोल ऑफ सी आपका बनेगा। तो ए में से x कंज्यूम किया तो बी में से 2x मोल ऑफ कंज्यूम करवा दिया, क्योंकि 1:2 रेशियो में आपका रिएक्शन हो रहा है। तो सी के कितने मोल बनेंगे बच्चों, 7x। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टोटल मोल को ऐड कर दूं तो कितना होगा, a माइनस एक्स
प्लस बी माइनस 2x प्लस 7x, ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस 4x मिल जाएगा। अब आते हैं केसी के ऊपर बच्चों। तो केसी हम कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट के साइड जो मोल है 7x रेज टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स रेज टू द पावर ऑफ 1 इंटू बी माइनस 2x रेज टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला बच्चों, केसी हमेशा वॉल्यूम के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, केपी हमेशा टोटल प्रेशर एंड मोल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमें केसी के अंदर वॉल्यूम का टर्म लिखना है। अब यहाँ पे मैंने ट्रिक क्या दिया था, वॉल्यूम का पावर कितना होता है, जितना टोटल पावर में डिफरेंस होगा। तो यहाँ देखिए 7 है और यहाँ पे क्या है 2 और 1 3, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे टोटल पावर था 3, तो 7 माइनस 3 कितना हुआ 4, तो वॉल्यूम का पावर मैंने 4 डाल दिया। अब यहाँ देखिए बच्चों पावर, जहाँ पे मैंने क्या कहा, जहाँ पे पावर मिनिमम होता है वहाँ पे वॉल्यूम को डालना है। तो मिनिमम पावर कहाँ पे है बच्चों, डिनोमिनेटर में, तो इसलिए वॉल्यूम को मैंने कहाँ लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये ट्रिक पता चल गया होगा। अगर ये ट्रिक आप समझ गए होंगे तो आप विद इन अ फ्रैक्शन आप आराम से किसी भी रिएक्शन का केसी एंड केपी का एक्सप्रेशन पता लगा सकते हैं। अब मैं सेम रिएक्शन का बच्चों यहाँ पे केपी निकालूंगी। तो केपी में हमें करना 2 चीज़ है। पहला, वॉल्यूम के जगह पे नंबर ऑफ मोल लिख दीजिए। कौन सा मोल, टोटल मोल। तो टोटल मोल मैं यहाँ पे निकाल चुकी हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, जहाँ पे वॉल्यूम था उसके जगह पे टोटल मोल लिख दिया, बट जितना पावर वॉल्यूम का उतना ही पावर टोटल मोल का। और दूसरी बात क्या करना है, वॉल्यूम इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ वॉल्यूम आपका बच्चों कहाँ पे था, न्यूमरेटर में, तो प्रेशर को डिनोमिनेटर में लिखा मैंने, बट पावर सेम रहने दिया। बट यहाँ पे वॉल्यूम आपका डिनोमिनेटर में है तो प्रेशर कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। तो पी टोटल को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया, बट पावर किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। जितना वॉल्यूम का पावर उतना ही प्रेशर का पावर। तो ये बच्चों हमारा एक्सप्रेशन किसका है, केपी का है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती हैं, या केसी हो या केपी हो, उसको अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है। अगर बच्चों ये ट्रिक आपको समझ में आ गया तो ये कुछ भी नहीं है, बस एक स्टेप और इसमें एडिशन करना है, बाकी सब कुछ सेम ही है। अल्फा किसको कहते हैं, अल्फा को कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है बच्चों कि जितना मोल हमने रिएक्टेंट का लिया था उसमें से कितना मोल आपका यहाँ पे डिसोशिएट कर चुका है या कंज्यूम कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों एक एग्जांपल लेके मैं इसका मतलब समझा देती हूँ। जैसे ये अमोनिया है, 2 मोल ऑफ अमोनिया डिकम्पोज करके N2+3H2 बना रहा है। T = 0 टाइम पे लेटर से मैंने अमोनिया के A मोल के साथ स्टार्ट किया और प्रोडक्ट के मैंने 0 मोल ले लिए। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम तक आते आते क्या होगा बच्चों, अमोनिया कंज्यूम होगा तभी तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन के कितने मोल कंज्यूम होंगे, 2 मोल, तब जाके नाइट्रोजन, अमोनिया के 2 मोल कंज्यूम होंगे तब तो जाके नाइट्रोजन का 1 मोल बनेगा और हाइड्रोजन के 3 मोल बनेंगे। तो ए में से मैंने क्या किया, 2x मोल अमोनिया के कंज्यूम करा दिए और उस 2x मोल के कंजप्शन से नाइट्रोजन का x मोल बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन का 3x मोल बनेगा। क्योंकि रिएक्शन किस रेशियो में हो रहा है बच्चों, 2:1:3। तो यहाँ 2x मोल कंज्यूम हुआ तो यहाँ पे x बना, यहाँ पे 3x बना। अब करना बस इतना है बच्चों। अल्फा क्या होता है, देखो ऊपर में मैंने क्या कहा, अल्फा इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का इनिशियल मोल मैंने कितना लिया था, a मोल, और कंज्यूम कितना हुआ a में से 2x मोल। तो कंज्यूम्ड के जगह पे 2x डिवाइडेड बाय a, तो यहाँ से 2x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, a अल्फा। तो 2x के जगह पे a अल्फा। मतलब ये सारे स्टेप्स जो हैं यहाँ तक, ये सब कुछ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एडिशनल स्टेप यही है कि अब हमें इन x को अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना है। तो x 2x के जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, a अल्फा, तो a माइनस a अल्फा, और यहाँ x के जगह पे a अल्फा बाई 2 हो जाएगा और 3x के जगह पे 3a अल्फा बाई 2 होगा। बाकी सब कुछ फिर से सेम होगा। अब हमें यहाँ पे बच्चों फिर से n टोटल निकालना है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। पहले हम क्या कर रहे थे, n टोटल इक्विलिब्रियम पे जो x के टर्म्स में वैल्यू था उनको आपस में ऐड कर रहे थे। अब हमें यहाँ पे अल्फ़ा वाले जो टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड करना है। तो a माइनस a अल्फ़ा प्लस a अल्फ़ा बाई 2 प्लस 3a अल्फ़ा बाई 2 आपस में ऐड कर देंगे, a प्लस a अल्फ़ा मिल जाएगा। अब आते हैं केसी पे। तो केसी हम क्या कर रहे थे बच्चों, केसी में हम सिंपली जो x के टर्म्स थे उनको पहले लिख लेते थे, फिर पावर में डिफरेंस देखते थे, उसके बेसिस पे वॉल्यूम को हम लिख लेते थे। यहाँ पे वही करना है, बट अब x के जगह पे हमें किसको लेना है, अल्फ़ा वाले टर्म्स को।
तो देखिए क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोडक्ट साइड में a अल्फा बाई 2 पावर विल बी 1 इंटू 3a अल्फा बाई 2 पावर विल बी 3 डिवाइडेड बाय a माइनस a अल्फा पावर विल बी 2। अब हमें वॉल्यूम का टर्म लिखना पड़ेगा केसी के एक्सप्रेशन में, तो कितना लिखें, यहाँ टोटल पावर कितना है 1 + 3 4 और यहाँ 2, 4 - 2 विल बी 2, तो वॉल्यूम का पावर 2 आना चाहिए। और वॉल्यूम डिनोमिनेटर में इसलिए लिखा क्योंकि पावर मिनिमम आपका डिनोमिनेटर वाले केस में ही है। अब केपी अगर लिखना है तो वही बात जो हम ऊपर मैंने आप लोगों को कहा कि वॉल्यूम के जगह पे क्या लिख देना आप लोगों को, एन टोटल। और एन टोटल कितना है बच्चों, a + a अल्फ़ा, तो v के जगह पे a + a अल्फ़ा हो गया उसका स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो वॉल्यूम है बच्चों यहाँ पे कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब पी टोटल कहाँ पे आना चाहिए, न्यूमरेटर में। तो v हमारा अगर डिनोमिनेटर में है तो पी टोटल को न्यूमरेटर में डाल दो, बट पावर दोनों का सेम रखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि केसी और केपी का एक्सप्रेशन हम आराम से विद इन अ सिंगल स्टेप हम कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे हेट्रोजीनियस फेज रिएक्शन। ऊपर में मैंने कहा आप लोगों को हेट्रोजीनियस फेज रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट होती है रिएक्टेंट के साइड एज वेल एज प्रोडक्ट के साइड। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि जब हमें हेट्रोजीनियस फेज रिएक्शंस दिए होंगे जहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर एक से ज़्यादा डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स आपके इन्वॉल्व होंगे, ऐसे केसेस में जब हम टोटल मोल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे हम एन टोटल निकालते थे ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो हम क्या करते थे बच्चों, सभी के मोल को आपस में ऐड कर देते थे। ये तब तक करना है जब तक हमें किस तरह का सिस्टम दिया जाए, होमोजीनियस। क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों, इससे पहले जितने भी रिएक्शंस मैंने लिया था वो सारे रिएक्शंस आपके होमोजेनियस रिएक्शंस थे बच्चों। सभी जगह पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपके गैस के स्टेट में थे। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, इवन यहाँ भी आप देख सकते हैं। हर जगह पे मैंने गैसेस सिस्टम ही लिया था, रिएक्टेंट के साइड या प्रोडक्ट के साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिया है बच्चों, यहाँ पे मैंने हेट्रोजीनियस लिया है। जैसे इन दोनों रिएक्शंस को देखिए, गैस सॉलिड के साथ आ रहा है, सॉलिड के साथ गैस आ रहा है। तो ऐसे केसेस में जब हम एन टोटल को निकालेंगे ना, तो उनके अंदर हम प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के मोल को इंक्लूड नहीं करेंगे। टोटल मोल में सिर्फ और सिर्फ गैसेस के मोल को ही आपस में ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल का मतलब, जैसे यहाँ पे समझ लेते एग्जाम्पल लेके, लेट अस से कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 बना रही हूँ। T = 0 टाइम पे मैंने A मोल लिया, इसके 0 मोल, इसके 0 मोल ले लिए। इक्विलिब्रियम तक आते आते क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का लेट अस से X मोल कंज्यूम हो गया, और X मोल के कंजप्शन से कैल्शियम ऑक्साइड के X मोल, CO2 के X मोल बन गए। तो अब बच्चों एन टोटल हम कैसे लिखते थे अभी तक, इसके मोल, इसके मोल और इसके मोल आपस में ऐड कर देते थे। बट अब सॉलिड वाले जो मोल्स होंगे उनको टोटल मोल में इंक्लूड नहीं करना है। तो टोटल मोल सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होगा, गैस के मोल के बराबर, ठीक है। अगर एक और गैस होता तो उसके भी मोल को ऐड कर देते। नाउ सपोज बच्चों मैंने जिस रिएक्शन मतलब जहाँ पे ये रिएक्शन करवाया है, लेटस से हमारा टोटल प्रेशर आपका P दे दिया है, तो Kp हम कैसे लिखते हैं, Kp will be nothing but partial pressure of product divided by partial pressure of reactant। बट जो सॉलिड होते हैं उनका पार्शियल प्रेशर हमें यूनिटी मानना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 × 1 डिवाइडेड बाय 1। अब पार्शियल प्रेशर बच्चों निकाला कैसे जाता है, तो पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल से, है ना, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले, किसका निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, CO2 का पार्शियल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन भी हमें CO2 का लेना पड़ेगा। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, गिवन मोल अपॉन टोटल मोल। तो CO2 का गिवन मोल X है और टोटल मोल भी यहाँ पे X है इस क्वेश्चन के अंदर, तो X अपॉन X हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया इनटू P टोटल विच इज P। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ से P आ गया, तो जितना पार्शियल प्रेशर यहाँ पे हमारा CO2 का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है, P टोटल के बराबर है। तो P टोटल ही हमारा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, तो Kp के जगह पे क्या आ जाएगा, P CO2 के जगह पे P डाल दो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एक और मैंने क्वेश्चन लिया है जहाँ पे एक से ज़्यादा गैसेस है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए जहाँ पे अगर एक से ज़्यादा गैसेस दे दिए जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे T = 0 टाइम पे मैंने A मोल लिया है, ये 0 0 ले लिया। अब X मोल मैंने कंज्यूम करा दिए, तो यहाँ X बना है ना, क्योंकि ये सारे 1 1
रेशियो में आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब अगर एन टोटल की बात करूँ बच्चों, तो ये तो सॉलिड है तो इसके मोल को नहीं काउंट करूँगी, बट इनके तो मोल को काउंट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही गैस है। टोटल मोल कितने हो गए गैस के? 2x। सपोज इस सिस्टम का टोटल प्रेशर मैंने आपको P दे दिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया कितना होगा बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया विल बी नथिंग बट गिवन मोल ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो x अपॉन 2x 1/2। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S भी कितना होगा? गिवन मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल विच इज़ 2x, तो 1/2 हो गया। पार्शियल प्रेशर कितना निकालेंगे हम लोग, क्योंकि Kp के एक्सप्रेशन में हमें क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर दोनों के चाहिए। यहाँ इसका तो पार्शियल प्रेशर 1 ले लेंगे, तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, रिएक्टेंट का तो 1 हो जाएगा क्योंकि वो सॉलिड है। और यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रेशर हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। पी टोटल हमें पी दिया है तो 1/2 इंटू पी, 1/2 इंटू पी, यहाँ डाल दीजिए, p²/4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है टू प्रोडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना एक्सटेंट तक गया है उसके बारे में प्रोडिक्शन कर पाता है। अगर आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू 1000 से ज़्यादा है, ठीक है, 10³ से ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डोमिनेट करेगा। अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों 10⁻³ से कम है, तो ऐसे केसेस में जो रिएक्टेंट आपकी होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वो डोमिनेट करती है ओवर प्रोडक्ट। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों 10⁻³ से तो ज़्यादा है बट 10⁻³ से कम है, ऐसे केसेस में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशंस होते हैं वो कंपैरेबल होते हैं। तो इन तीनों केसेस को ध्यान में रखिएगा जो NCERT में आप लोगों के दे रखे हैं। मतलब अगर K जितना ज़्यादा होगा बच्चों, K जितना ज़्यादा होगा आपका इक्विलिब्रियम आने पे प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों बच्चों? इसको याद रख सकते हैं। K क्या होता है? K एक्चुअली में होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अगर सपोज K बच्चों आपको मैंने दे दिया 10⁻5, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻5 टाइम्स ज़्यादा है किसके कंपैरेटिवली? रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली। तो K जितना ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर K बहुत ही कम है, लेट अस से ये 10⁻−5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 10⁻−5 को अब मैं क्या लिखूंगी? 1/10⁻5 लिख दूंगी। तो ऐसे केसेस में जो हमारा रिएक्टेंट होगा दैट विल बी 10⁻5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो, है ना। मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विल बी 10⁻5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। मतलब अगर K का वैल्यू जितना कम होगा, बहुत ही कम होगा, तो इसका मतलब रिएक्टेंट आपका डोमिनेट कर रहा है, और K जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब प्रोडक्ट आपका डोमिनेट कर रहा है। और अगर K की वैल्यू आपका इंटरमीडिएट होती है लोअर एंड हायर के बीच में, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कंपैरेबल है, मतलब दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा है बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में आपको आइडिया देता है K का रिलेशन, मतलब K की वैल्यू जो होती है वो आपको रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, उसके बारे में भी आइडिया दे देता है। बट उसके लिए हमें एक टर्म डिफाइन करना पड़ता है Q को हम कहते हैं रिएक्शन क्वेश्चंट। और रिएक्शन क्वेश्चंट एक्चुअली में क्या होता है? जैसे मान के चलिए रिएक्शन है बच्चों, तो Q और K का जो एक्सप्रेशन होता है वो तो सेम ही होता है। तो ओनली डिफरेंस इज कि जो K होता है बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइन किया जाता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। जैसे सपोज ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, उस पॉइंट पे यहाँ पे जितने भी कंसंट्रेशंस इनके होंगे उन्हीं के वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन Q क्या होता है बच्चों? अदर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे मान के चलिए 20 मिनट पे आपका ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, तो 20 मिनट पे जितने भी कंसंट्रेशन A, B, C एंड D के होंगे उन्हीं को यहाँ पे पुट करना है। बट 20 मिनट से पहले जैसे 15 हो गया, 16 हो गया, या 5 मिनट हो गया, या 2 मिनट हो गया, उन टाइम पे जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, जितने भी कंसंट्रेशन वैल्यूज़ हैं, अगर उनको इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा? Q देगा। मतलब Q का जो एक्सप्रेशन होता है भले ही K के एक्सप्रेशन के सिमिलर होता है, बट Q हम डिफाइन कब करते हैं? अदर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट। और K कब डिफाइन किया जाता है? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ओनली।
ठीक है। अब यहाँ पे 3 रिलेशन ध्यान में रखना है बच्चों। अगर K और Q इक्वल है किसी रिएक्शन के अंदर तो हम कहेंगे कि रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। अगर किसी रिएक्शन का बच्चों K काफ़ी ज़्यादा है Q से, इसका मतलब रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर किसी रिएक्शन का K Q से कम होता है तो उस वैसे केस में जो रिएक्शन आपकी होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है। ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। आपको सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ जो आया हुआ है एग्जाम में। लेट अस से A + B इज इन इक्विलिब्रियम विद C + D दिया है। आपको कहा जाए कि ये 1 मोलर है, 2 मोलर है, 3 मोलर है, 4 मोलर है एट T = 5 मिनट, ठीक है। और सपोज आपको कहा जाए कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये 10 है। आपसे पूछा जाएगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जो भी वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी बच्चों कंसंट्रेशन, उनकी मदद से Q निकाल लेना। और Q क्या होता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो 3 × 4 / 2 कितना होगा? 6 होगा। एंड सिंस आप देख सकते हैं Q एंड K के बीच में क्या रिलेशन है? K इज ग्रेटर देन Q। अगर K आपका ज़्यादा है बच्चों Q से तो इसका मतलब रिएक्शन आपका कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड Q। ये रिलेशन सब लोग याद रखेंगे क्योंकि कई बार इसमें न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। रिलेशन है बच्चों डेल्टा G = डेल्टा G0 + 2.303 RT log Q। या फिर अगर आप नेचुरल लॉग में लिखना चाहते हैं तो RT ln Q लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा G हमारा गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है और डेल्टा G0 हमारा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा आ जाता है बच्चों तो डेल्टा G 0 हो जाता है और Q हमारा किसके बराबर हो जाएगा? K के बराबर। अगर ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर दें इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, तो अगर नेचुरल लॉग में दिया है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर लॉग बेस टू द 10 दिया है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। बट कैलकुलेशन के लिए आप बच्चों यही वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो डेल्टा G0 मुझे कितना मिलेगा? -2.303 RT log K। या फिर अगर मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग में लिखना चाहती हूँ तो डेल्टा G0 विल बी इक्वल टू -RT ln K। नेक्स्ट थिंग बच्चों, अगर कभी भी डेल्टा G0 की वैल्यू <0 आती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो ऐसे केसेस में जो K हमारी होती है वो >1 होती है। मतलब प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है। अगर प्रोडक्ट आपका बच्चों रिएक्टेंट से ज़्यादा है इसका मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तभी तो प्रोडक्ट आपका बनेगा। अब इसको याद कैसे रखना है? तो देखो डेल्टा G0 बच्चों क्या है हमारा? <0 है, ठीक है। ये केस 1 है। डेल्टा G0 मैंने <1 ले लिया। अगर डेल्टा G0 बच्चों मैंने यहाँ पे <1 लिया है तो इसका मतलब डेल्टा G0 नेगेटिव है। अब यहाँ देखिए बच्चों, मैं इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर लेती हूँ लेटर से, या फिर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर लिया तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? log K इक्वल टू -डेल्टा G0 डिवाइडेड बाई 2.303 RT। ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों डेल्टा G0 हमारा क्या है? नेगेटिव है, <0 है। अगर ये हमारा नेगेटिव आ गया, अगर हमने इसको नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी हमारा क्या होगा बच्चों? एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर ये बच्चों पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, लेट अस से कोई x ले लिया मैंने, ठीक है, ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव है, तो लॉग का बेस यहाँ पे कितना है बच्चों? 10। अब हमें पता है कि सपोज log a = x होता है तो a हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? a विल बी नथिंग बट 10⁻x हो जाएगा। ये हमारा log का फॉर्मूला होता है। log a अगर x के बराबर है तो a विल बी नथिंग बट 10⁻x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? k विल बी नथिंग बट 10⁻x। लेट अस ये x आपका 2 है बच्चों, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। ओवरऑल क्वांटिटी हमारा क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ये वैल्यू मैं कोई पॉजिटिव नंबर ले लूँ, लेट अस से मैंने 2 ले लिया तो 10⁻2 मतलब ये 100 हो गया बच्चों। मतलब अगर 10 का पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी 1 से तो ज़्यादा ही होगा ना। मतलब k की वैल्यू क्या होगी? >1। अगर k >1 है तो k की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज >1।
कौन सा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम कौन सा कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो यहाँ से प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि जब आप डेल्टा जी नॉट को लेस देन 0 रखोगे ना, तो ऐसे केसेस में क्या होगा बच्चों कि आपको 1 से ज़्यादा मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ करके बता दिया। और ऐसे केसेस में जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो रिएक्टेंट को डोमिनेट करती है, और ऐसे केसेस में सिंस आपका प्रोडक्ट डोमिनेट हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन आपका किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो स्पॉन्टेनियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, अगर डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है बच्चों, तो हमने देखा कि के हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हुआ तो के हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन 1। और अगर के लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डोमिनेट करेगी प्रोडक्ट के ऊपर। अगर रिएक्टेंट डोमिनेट कर रहा है इसका मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो रिएक्टेंट बनाएगा। तो इसका मतलब रिएक्शन आपका इस केस में क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट बच्चों 0 आ जाए, तो अगर इसको 0 कर दूंगी तो 0 अपॉन एनीथिंग नंबर, एनी नंबर विल बी 0, मतलब लॉग के विल बी 0, ठीक है। और लॉग के अगर बच्चों 0 है तो ए विल बी नथिंग बट 10 पावर 0, और 10 पावर 0 विल बी 1। इसका मतलब के हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। और के अगर 1 के बराबर है बच्चों, इसका मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। मतलब ये एक ऐसा केस है जहाँ पे आपका जैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा, उस पॉइंट पे आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे एंड प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, दोनों बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जिन पे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाने के चांस होते हैं। डेल्टा जी नॉट हमारा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है बच्चों अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा जी नॉट हमने क्या डिफाइन किया, तो डेल्टा जी नॉट इज नथिंग बट माइनस 2.303 आर टी लॉग के। तो मैंने क्या किया बच्चों, डेल्टा जी नॉट के जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे ला के पुट कर दिया। तो यहाँ से बच्चों मैंने क्या किया कि ये जो नंबर है माइनस 2.303 आर टी, उसको मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, बस लॉग के। तो लॉग के विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी, ठीक है, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेम्परेचर कैंसिल, तो डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर आ जाएगा। मतलब मैंने इस इक्वेशन को माइनस 2.303 आर टी से डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन की मदद से हमें क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, तो देखिए जैसे एग्जांपल लेके मैंने समझाने की कोशिश की है कि इस फॉर्मूले से कैसे या इस एक्सप्रेशन से कैसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सपोज आपको कहा है कि log k इक्वल टू 2 माइनस 1000 अपॉन टी, देन कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट। तो आप देखो बच्चों log k का एक्सप्रेशन हमारा कितना होता है, log k विल बी दिस एक्सप्रेशन। अब log k हमारा 2 माइनस 1000 अपॉन टी है, टेम्परेचर वाला टर्म कहाँ पे अपीयर कर रहा है, डेल्टा एच नॉट वाले जगह पे। और ये 2 हमारा क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं तो 2 को मैं इक्वल कर दूंगी इसके साथ, और माइनस 1000 बाई टी को मैं इक्वल कर दूंगी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी। तो देखिए क्या होगा बच्चों, अगर ये क्वांटिटी मैं 2 के बराबर कर दी तो डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर इक्वल टू 2, तो डेल्टा एस नॉट कितना हो जाएगा, 2.303 आर इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 4.606 आर हो जाएगा। अब सपोज क्वेश्चन में जूल में आपसे पूछा है तो आर की जगह पे 8.314 डाल देना, ठीक है। एंड दूसरी बात बच्चों, अगर मैं ये क्वांटिटी जो है इसको इसके बराबर कर दूं, क्योंकि ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इनको आपस में इक्वल करने से क्या होगा, टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर इक्वल टू कितना, 1000। तो यहाँ से डेल्टा एच नॉट विल बी नथिंग बट 2303 आर। अब क्वेश्चन में अगर आर सपोज आपको जूल में दे दिया जाए, सपोज आपको डेल्टा एच नॉट जूल में पूछा है तो आर की जगह पे 8.314 डाल देना, अगर कैलोरी में पूछा होगा तो 2 डाल देना। तो डिपेंडिंग अपॉन किस यूनिट में पूछा है उसके बेसिस पे आर की वैल्यू पुट करके डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट हम निकाल सकते हैं, अगर हमें इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जाएगा एग्जाम में। तो
नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के कई बार आए हैं। अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इंडिकेट कर रहा है, कैपिटल डी आपका क्या है, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, स्मॉल डी आपका वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, एन आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एक मोल रिएक्टेंट के वजह से कितने मोल प्रोडक्ट के बनेंगे, वही हमारा स्मॉल एन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। जैसे मान के चले आपको मैं एक रिएक्शन देती हूँ, मैंने कहा कि इस रिएक्शन के अंदर लेट अस से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है अल्फा, ठीक है। मैंने आपको कहा कि जो वेपर डेंसिटी है बच्चों, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन जिसको हम कैपिटल डी कह रहे हैं, लेट अस सी आपको दिया है बच्चों 34, ठीक है। और आपको यहाँ पे वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन लेट अस से मैंने आपको दे दिया सपोज 25, ओके। और मैंने आपको कहा कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन दिस केस। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, एन कैसे निकालेंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी तो मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल डी डिनोमिनेटर में है जिसको आप 25 पुट कर दोगे। अब एन कैसे निकालना है, तो देखो 2 मोल के डिकम्पोज होने से कितने मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं, टोटल 4 मोल, इसके नाइट्रोजन के 1 और हाइड्रोजन के 3, तो टोटल 4 मोल्स जो आपके बन रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट के, वो कितने मोल के डिकम्पोज होने से बन रहे हैं, 2 मोल के। लेकिन हमें क्या लेना है, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट के डिकम्पोज होने से जितने भी मोल आपके प्रोडक्ट के बनते हैं वही एन के जगह पे पुट करना है। तो बताइए अगर 4 मोल आपका बच्चों 2 मोल से बन रहा है तो 1 मोल से कितने बने होंगे, 2 मोल, तो इसलिए एन के जगह पे मैं कितना लिखूंगी इस रिएक्शन के लिए, 2 लिखूंगी। और दूसरी बात बच्चों, अगर वेपर डेंसिटी के जगह पे आपको मोलार मास दिया जाता है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि वेपर डेंसिटी और मोलार मास में क्या रिलेशन होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू m/2 होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कैपिटल डी के जगह पे कैपिटल M जो कि इंडिकेट कर रहा है मोलार मास बिफोर डिसोसिएशन, और स्मॉल डी हमारा वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन था, तो स्मॉल m हमारा मोलार मास आफ्टर डिसोसिएशन हो जाएगा। और यहाँ पे n हमारा वही सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अंदर आपको इफेक्ट पूछा जाता है, कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, टेम्परेचर का, इनर्ट गैस के एडिशन का, कैटलिस्ट का। तो सबसे पहले ली चैटलियर्स प्रिंसिपल होता क्या है, उसको अगर मैं सिंपल लाइन में आपको समझाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि सपोज कोई रिएक्शन बच्चों इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, कोई भी रिएक्शन में लेट अस से इक्विलिब्रियम स्टेज आ चुकी है, अगर उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी भी तरह का चेंज आप लाना चाहते हो, जैसे कंसंट्रेशन में चेंज लाना चाहते हो, या प्रेशर में लाना चाहते हो, या वॉल्यूम में लाना चाहते हो, या फिर आप टेम्परेचर में लाना चाहते हो, किसी भी तरह का चेंज लाना चाहते हो, अगर सपोज़ मैंने उस रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम करना चाहा तो रिएक्शन क्या करेगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा। अगर सपोज मैंने किसी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाना चाहा इक्विलिब्रियम आने के बाद, तो रिएक्शन क्या करेगा, जो भी इफ़ेक्ट हमने प्रोड्यूस किया है उसको रिवर्ट करने की कोशिश करेगा, उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगा, उसको कैंसिल करने की कोशिश करेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन टेम्परेचर को कम करता है, अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो रिएक्शन कोशिश करेगा उस टेम्परेचर को बढ़ाने का। अगर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो रिएक्शन करेगा उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर मैं सपोज वॉल्यूम को डिक्रीज कर रही हूँ तो रिएक्शन कोशिश करेगा वॉल्यूम को इंक्रीज करने की। मतलब जो भी हम इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे रिएक्शन जस्ट उसको काउंटर बैलेंस करता है, उसको रिवर्ट करने की, उसको कैंसिल करने की कोशिश करता है बाय शिफ्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए सपोज हमें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आया तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे सपोज ये रिएक्शन दिया है, अगर आप किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे बच्चों, जैसे रिएक्टेंट आपका डिक्रीज हो गया, ए या बी में से कोई भी एक डिक्रीज कर दिया या दोनों ही डिक्रीज कर दिए, तो अगर ये डिक्रीज होगा तो रिएक्शन इसको
और बनाने की कोशिश करेगा, और इसको और बनाने के लिए रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर ए और बी को आप यहाँ पे लेटर से आप बढ़ा रहे हो, इसके कंसंट्रेशन को आपने इंक्रीज कर दिया, तो अगर इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहेगा, और इसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो ये कंज्यूम होके प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन इसको बनाने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, बट जब आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हो और भी ऐड कर देते हो तो रिएक्शन उसको कम करने के लिए क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। रही बात प्रोडक्ट की, तो सपोज मैंने प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम कर दिया तो रिएक्शन इसको बढ़ाना चाहेगा, और इसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो प्रोडक्ट बनते हैं। और अगर सपोज मैं प्रोडक्ट को ऐड कर देती हूँ, और भी प्रोडक्ट ऐड कर दिया मैंने इक्विलिब्रियम आने के बाद, तो प्रोडक्ट को ऐड करूँगी तो रिएक्शन इसको कम करना चाहेगा, और इसको कम करने के लिए रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा बच्चों, बैकवर्ड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। बट एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में लेटेस्ट से गैस के साथ साथ कोई सॉलिड आता है या लिक्विड आता है, तो सॉलिड कंपोनेंट या लिक्विड कंपोनेंट के कंसंट्रेशन में चेंज लाने से रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम के स्टेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इफ रिएक्शन इन्वॉल्व सॉलिड कंपोनेंट along with the gases, then changing the concentration of solid and liquid component does not affect equilibrium state। दूसरा है बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या ध्यान में रखना है, तो देखिए अगर सपोज मैंने प्रेशर को बढ़ाया बच्चों, ठीक है, किसी भी कंटेनर में लेटेस्ट से आपका रिएक्शन चल रहा था, आपने वहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दिया, जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल आपके गैस के क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा, उसको अपोज करना चाहेगा, और इसका मतलब है रिएक्शन कोशिश करेगा N/V को डिक्रीज करने की। आपने प्रेशर बढ़ाया था, प्रेशर बढ़ाने से N/V आपका बढ़ा था, लेकिन रिएक्शन N/V को क्या करना चाहेगा, कम, और N/V को कम करने के लिए वो क्या करेगा, ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे गैस के मोल कम होंगे। तो ध्यान में रखिएगा, या फिर आप एक लाइन याद रखिए, प्रेशर अगर बच्चों बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ पे गैस के मोल आपके कम होते हैं, लेस मोल। बस इतना ध्यान रख लीजिए, एक लाइन आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे लेस मोल कहाँ पे है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ज़्यादा मोल कौन से डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर को बढ़ाना मतलब लेस मोल की तरफ जाना, तो लेस मोल आपका प्रोडक्ट के साइड है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका रिएक्शन चला जाएगा जब प्रेशर बढ़ाओगे। और अगर ये याद हो गया बच्चों तो डिक्रीज करने पे इसका उल्टा, मतलब लेस के जगह पे कहाँ पे चला जाएगा, मोर मोल की तरफ। तो अगर प्रेशर को रिड्यूस करोगे बच्चों तो जहाँ पे ज़्यादा मोल होगा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा बच्चों, बैकवर्ड में। अब यहाँ देखिए प्रेशर बढ़ाऊंगी तो प्रेशर बढ़ाने से लेस मोल की तरफ जाएगा, तो लेस मोल हमारा कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड में, तो इसलिए रिएक्शन आपका शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड साइड में। और अगर मैं यहाँ पे सपोज प्रेशर को रिड्यूस करूँगी तो मोर मोल की तरफ चला जाएगा, तो ज़्यादा मोल कहाँ पे है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड में चला गया। लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन है बच्चों जहाँ पे दोनों तरफ गैस के मोल इक्वल है, तो वहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करोगे या प्रेशर को डिक्रीज करोगे बच्चों, रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम के स्टेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो देखो बच्चों, अगर प्रेशर का इफेक्ट आपको पता चल गया तो वॉल्यूम का इफेक्ट जस्ट उल्टा होता है। जैसे प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन अगर लेस मोल की तरफ जाता है तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने से रिएक्शन आपका मोर मोल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, प्रेशर को डिक्रीज करने से अगर मोर मोल की तरफ जाता है तो वॉल्यूम को डिक्रीज करने से लेस मोल की तरफ जाएगा, मतलब रिवर्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बस एक लाइन याद रखिए एग्जाम के लिए,
कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं रिएक्शन हमेशा शिफ्ट करता है एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, मतलब जो डायरेक्शन हमारा एंडोथर्मिक नेचर का होगा उसी डायरेक्शन में टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन शिफ्ट कर जाती है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, डिक्रीज करने से आपका रिएक्शन बच्चों क्या होगा, एक्सोथर्मिक वाले केस में चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, N2 और 3H2 आपस में कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन लेटर से आपको बच्चों एक्सो दिया है। अब ये चीज़ आपको डायरेक्टली मेंशन नहीं करके दी जाएगी, ये इनडायरेक्टली दी जाएगी। जैसे मान के चलिए आपको ये रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे कुछ हीट दे दिया है प्लस डेल्टा एच, सम वैल्यूज़ दे दिया है। तो समझ लेना बच्चों यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ हीट मिला है। तो प्रोडक्ट के साथ साथ अगर कुछ हीट मिल रहा है इसका क्लियर मतलब क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो है। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो है बच्चों तो बैकवर्ड ऑटोमेटिकली एंडो हो जाएगा। अगर सपोज रिएक्टेंट के साइड हमने डेल्टा एच लिखा होता, इसका मतलब रिएक्टेंट कुछ हीट को कंज्यूम करके प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखना है बच्चों कि अगर प्रोडक्ट के साइड में कुछ हीट लिखा हुआ है ना ऐड करके तो इसका मतलब एक्सो है, और अगर रिएक्टेंट के साइड में कुछ ऐड करके लिखा हुआ है तो ये एंडो होगा। यस, कभी कभार क्या होता है एक रिएक्शन दी होगी और उसके सामने डेल्टा एच इक्वल टू लेटर से -350 किलोजूल पर मोल लिख दिया है। तो ये जो डेल्टा आपको दिया होगा ना बच्चों, ये हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन वाला होगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव दिया है इसका मतलब फॉरवर्ड एक्सो है, तो बैकवर्ड को क्या कर देना, एंडो। तो यहाँ क्या कहा मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन एंडो में चला जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन आपका कहाँ जाएगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन आपका क्या है बच्चों, एंडोथर्मिक नेचर का है। ठीक है, और रही बात यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज करने से, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से एक्सो में जाता है। तो एक्सो हमारा कौन सा डायरेक्शन है, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन चला जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, PCl5 लेटर से डिकम्पोज होकर PCl3+Cl2 दे रहा है। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। सो रिमेंबर बच्चों, जहाँ पे डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस होंगे ना वहाँ पे समटाइम्स आपको डेल्टा एच नहीं दिया जाता है, आपको नहीं बताया जाता है कि एंडो कौन है एक्सो कौन है। आपको खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डिकम्पोजिशन जिस जगह पे हो रही है, जिस डायरेक्शन में हो रही है वो एक्चुअली में एंडो होता है। तो बैकवर्ड आपका एक्सो हो जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाइए बच्चों, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडो कौन सा है, फॉरवर्ड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में गया। और टेम्परेचर डिक्रीज करने से एक्सो, तो एक्सो कहाँ पे है, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड में चला गया। एंड लास्ट है यहाँ पे बच्चों एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का क्या रोल है, तो दो केसेस आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों। सबसे पहले अगर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी भी इनर्ट गैस को ऐड करते हो, रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम के स्टेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सपोज मैंने ये रिएक्शन लिया, इसमें मैंने कोई हीलियम को ऐड कर दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो अगर वॉल्यूम बच्चों कांस्टेंट होता है तो इक्विलिब्रियम के स्टेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रिएक्शंस लिए हैं मैंने, तीनों जगह पे मैंने किसी न किसी इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया था। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप ऐड करोगे बच्चों, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने से क्या होता है, रिएक्शन ऐसा डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ पे मोल्स ज़्यादा होती हैं। तो आप देखो अगर इस रिएक्शन की बात करो तो मोल्स आपको कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन बैकवर्ड में चला गया। यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो फॉरवर्ड में चला गया। और यहाँ दोनों डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल आपके इक्वल हैं, तो इसलिए रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम के स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड लास्ट बच्चों है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट को अगर हम यूज़ करते हैं बच्चों तो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, जितना ये अफेक्ट करता है फॉरवर्ड रेट को उतना ही अफेक्ट करता है बैकवर्ड रेट को। और जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट को इक्वली अफेक्ट करेगा तो ये बिल्कुल भी रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम के स्टेट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों।